डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 325 पर एक और बेहद इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन मेंशन किया गया है, दैट इज ह्यूमन ईयर। हम जानते हैं बच्चों, जिस तरह से हमारी आंखें लाइट को रिसीव करती हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है फोटो रिसेप्टर, उसी तरह से हमारे जो ईयर होते हैं वो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं इसलिए उन्हें नाम दिया जाता है फोनो रिसेप्टर। तो यहां पर हमने मेंशन भी किया बच्चों, जो हमारे ईयर होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द फोनो रिसेप्टर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, जिस तरह से हमारे पास दो आंखें पाई जाती हैं उसी तरह से सभी वर्टिब्रेट्स में आंखों के पीछे की तरफ दो कान पाए जाते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव वन पेयर ऑफ ईयर्स बैक टू द आई। अब चलिए बच्चों, हम इस बेहद इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ईयर को शुरू करते हैं इसके फंक्शंस के साथ। जाहिर सी बात है बच्चों, हमारा जो ईयर होते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो आप सभी जानते हैं, ईयर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है साउंड वेव्स को रिसीव करना, जो कि हमें हियरिंग में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड, हमारे ईयर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो इनका प्राइमरी फंक्शन है, जो इनका मेन फंक्शन है, वो होता है बच्चों बॉडी बैलेंसिंग या फिर इक्विलिब्रियम में हेल्प करना। हमने यहां पर लिखा है बच्चों, हमारे कान के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो होता है टू रिसीव साउंड वेव्स ताकि हम हियरिंग को कंटिन्यू कर सकें, और एक होता है टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों फंक्शंस में से द मेन फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसलिए बच्चों, हम अपने ईयर्स को एक वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन। आप एक एक चीज को ध्यान समझेंगे। अकाउस्टिक वर्ड इज समवॉट रिलेटेड टू हियरिंग। ऑन द अदर हैंड, स्टेटो वर्ड आया बच्चों स्टैटिक से, कहीं ना कहीं हमारे रेस्टिंग कंडीशन, हमारे बॉडी बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। हमने कहा है बच्चों स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन, तो जाहिर सी बात है अगर हमारे ईयर का प्राइमरी फंक्शन हियरिंग होता तो शायद हम इसे नाम देते अकाउस्टो स्टैटिक ऑर्गन, लेकिन हमने यहां पर स्टेटो वर्ड को पहले मेंशन किया है क्योंकि हमारे ईयर्स का जो मेन फंक्शन होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो होता है बैलेंसिंग या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब चलिए बच्चों, याद कीजिए, जब हमने सेंसरी ऑर्गन आई को स्टडी किया था, पहले हमने आई के स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था और फिर बाद में हमने आई के वर्किंग मैकेनिज्म को स्टडी किया था। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अभी हमें सबसे पहले ईयर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, बहुत इत्मीनान सुनेंगे बच्चों। आइए शुरू करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ध्यान सुनेंगे बच्चों, हम अपने ईयर को उनकी लोकेशन के बेसिस पर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर। हमने लिखा भी है, स्ट्रक्चरली ईयर में बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। बच्चों, ईयर के इन तीनों ही कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में यहां पर स्टडी करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का फिगर नंबर 21.7 दिखाना चाहता हूं। एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन ईयर। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, हम अपने कान को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और सबसे अंदर की तरफ होता है इंटरनल ईयर। वैसे बच्चों, इस डायग्राम के तीनों कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, पर इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको वैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। ध्यान सुनेंगे, हमारे एंटायर ईयर का एक थोड़ा सा पोर्शन होता है जो कि बाहर की तरफ हमें विजिबल होता है, और बच्चों हमारे कान का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो टेम्पोरल बोन की कैविटी में सिचुएटेड होता है। याद कीजिए बच्चों, जो लेटरल साइड पर होती है वो होती है टेम्पोरल बोन। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये प्रेजेंट करता है टेम्पोरल बोन को। तो इस डायग्राम से फिलहाल बस इतनी चीज आप समझ लें कि हमारे ईयर का थोड़ा सा पोर्शन बाहर की तरफ विजिबल होता है, जबकि ईयर का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो टेम्पोरल बोन की कैविटी में सिचुएटेड होता है। चलिए बच्चों, एक बार इत्मीनान से फिर से रिवाइज करते हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे। आईज को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर, कोशिश करें क्लास में याद हो जाए। ईयर्स को कहा जाता है फोनो रिसेप्टर। बच्चों, हमारे कान के दो फंक्शन होते हैं, एक तो साउंड वेव्स को रिसीव करना ताकि हम हियरिंग को फैसिलिटेट करवा सकें, और कान का जो मेन फंक्शन होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो होता है बॉडी बैलेंसिंग या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इसलिए बच्चों, कान को शॉर्ट में कहा जाता है स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन। अब हमें यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। हम अपनी ईयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। चलिए बच्चों, इसी सीक्वेंस में ईयर का सबसे पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल ईयर। नाम से पता चल रहा है बच्चों, एक्सटर्नल ईयर इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। हमने यहां पर लिखा भी है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ ईयर। खास बात समझे बच्चों,
एक्सटर्नल ईयर इज वेल डेवलप्ड ओनली एंड ओनली इन मैमल्स। एक बार फिर से सुने बच्चों, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज वेल डेवलप्ड ओनली एंड ओनली इन मैमल्स। अब देखिए बच्चों, एक्सटर्नल ईयर में भी फर्दर दो कंपोनेंट्स को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। एक तो होता है ईयर पिन्ना और एक होता है हमारी ईयर कैनाल, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। आप बहुत ध्यान सुने बच्चों, एक्सटर्नल ईयर इज द आउटर पार्ट ऑफ ईयर। एक्सटर्नल ईयर में भी फर्दर दो कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। एक तो होता है ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना के बेस से अंदर की तरफ जाते हुए एक 24 mm लॉन्ग कैनाल होती है जिसको हम कहते हैं ईयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। अब देखिए बच्चों, एक्सटर्नल ईयर के इन दोनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ईयर पिन्ना। एक चीज को समझिए बच्चों, ये जो आपको बाहर से जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कहलाता है ईयर पिन्ना। बच्चों, ईयर पिन्ना स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, लार्ज साइज के भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों, हमारे जो ईयर पिन्ना है वो स्मॉल साइज के हैं। आपने देखा होगा एलिफेंट के जो ईयर पिन्ना होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। एक एक वर्ड कवर करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल। उसमें पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ईयर पिन्ना। बस इतना याद रखेंगे, ईयर पिन्ना स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, ये लार्ज साइज के भी हो सकते हैं। और मैंने लिखा है ईयर पिन्ना आर फैन लाइक स्ट्रक्चर्स। यहां पर बच्चों, फैन का मतलब हम उस पंखे से बात नहीं कर रहे हैं जो नॉर्मली आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में आपने देखा होगा बच्चों, जब लाइट चली जाती है तो हम इस तरह से एक फैन लाइक पंखी नुमा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है ईयर पिन्ना के रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ईयर पिन्ना छोटे साइज के हो सकते हैं, ये बड़े साइज के हो सकते हैं, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ईयर पिन्ना आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली मैमल्स। ईयर पिन्ना सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। पर बच्चों, मैमल्स में भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हम ब्लू व्हेल की बात कर सकते हैं, हम सील की बात कर सकते हैं, हम ऑर्निथोरिंकस की बात कर सकते हैं। ये ऐसे मैमल्स हैं जिनमें ईयर पिन्ना एब्सेंट होते हैं। बस इतना याद रखेंगे, एक्सटर्नल ईयर दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल। ईयर पिन्ना आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। अब देखिए बच्चों, ये जो ईयर पिन्ना होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है साउंड वेव्स को रिसीव करना। दैट्स इट। हमने लिखा भी बच्चों, द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द एयर विच प्रोड्यूसेस साउंड। अब एक और चीज को समझे बच्चों, हमारे जो ईयर पिन्ना होते हैं इनकी स्किन हेयरी होती है। आप ये एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं। ईयर पिन्ना बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, दैट इज येलो फाइब्रस कार्टिलेज। और एक और चीज समझे बच्चों, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने ईयर पिन्ना को अपने विल पावर से मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ईयर पिन्ना की जो मसल्स होती हैं, यानी हमारी जो ऑरिकुलर मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती है। हमने यहां पर मेंशन किया बच्चों, ह्यूमंस कैन नॉट मूव देयर ईयर पिन्ना, मसल्स ऑफ ह्यूमंस ईयर पिन्ना आर वेस्टिजियल। तो बच्चों, एक्सटर्नल ईयर का पहला कंपोनेंट यहां पर हम कंप्लीट करते हैं, दैट इज ईयर पिन्ना। चलिए बच्चों, ईयर पिन्ना के बाद सेकंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ईयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। मैंने आपसे पहले कहा था बच्चों, ईयर पिन्ना के बेस से अंदर की तरफ एक्सटेंड होने वाली एक 24 mm लॉन्ग जो कैनाल होती है उसे नाम दिया जाता है ईयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। वैसे बच्चों, इसके बाद हमें स्टडी करना है मिडल ईयर। पर मिडल ईयर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान सुनेंगे। जहां पर ये ईयर कैनाल एक्सटेंड होकर एंड होती है, ध्यान सुने बच्चों, इस ईयर कैनाल के एंड वाले पार्ट पर एक थिन ऑब्लिकली स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतना सुने बच्चों, अभी हम ईयर का बस सुपरफिशियल पार्ट कवर कर रहे हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे। ईयर कैनाल के एंड वाले पार्ट पर एक पतली सी तिरछी खिंची हुई मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं ईयर ड्रम, या फिर उसे कहा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या फिर उसे कहा जाता है टिम्पेनम। आम भाषा में उसे कहा जाता है कान का पर्दा। बस इतना याद रखेंगे, हमारी ईयर कैनाल के एंड पर पाया जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब मैंने आपसे कहा बच्चों, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है बेहद पतली होती है, उसे प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, उसे मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी इस ईयर कैनाल की वॉल में कुछ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बच्चों, स्वेट ग्लैंड्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज सुडोरीफेरस ग्लैंड। बस इतना याद रखेंगे, ईयर कैनाल की वॉल में
कुछ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं और कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सेरुमिनस ग्लैंड। और खास बात है बच्चों, ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनसे एक वैक्स लाइक सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेरुमेन या फिर ईयर वैक्स। और इस सेरुमेन का, ईयर वैक्स का प्राइमरी फंक्शन होता है ईयर कैनाल के एंड पर सिचुएटेड ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करना ताकि उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। पर इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों, जो ईयर कैनाल की सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं वो ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, पर ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है एक्सटर्नल ईयर। काम की बातें बस इतनी याद रखेंगे बच्चों, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज वेल डेवलप्ड ओनली इन मैमल्स, जिसमें से ईयर पिन्ना का होना तो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जबकि अगर हम ईयर कैनाल की बात करें बच्चों, मैमल्स के साथ साथ बर्ड्स और रेप्टाइल्स में एक इल डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड ईयर कैनाल पाई जा सकती है। ईयर पिन्ना का काम होता है साउंड वेव्स को रिसीव करना, जबकि ईयर कैनाल में पाई जाती है हमारी कौन सी, सेरुमिनस ग्लैंड, जो कि ईयर वैक्स का सिक्रेशन करती है, जिसका मेन फंक्शन होता है ईयर ड्रम को, टिम्पेनम को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को मॉइस्चराइज करना ताकि उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। देखिए बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट होता है एक्सटर्नल ईयर। चलिए बच्चों, दूसरे कंपोनेंट को यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज मिडल ईयर। नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में जो ईयर का पार्ट सिचुएटेड होता है उसे हम नाम देते हैं मिडल ईयर। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मिडल ईयर की शुरुआत किससे होती है। मैंने आपको अभी अभी कहा ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। हमने यहां पर मेंशन भी किया बच्चों, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इट इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। मैं आपको बता चुका हूं, ईयर कैनाल के एंड वाले पार्ट पर एक स्ट्रेस्ड, थिन, ऑब्लिकली प्लेस्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं ईयर ड्रम या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और इतना याद रखेंगे बच्चों, ईयर ड्रम से ही हमारे मिडल ईयर की शुरुआत होती है, या फिर हम इन जनरल कह सकते हैं जो ईयर ड्रम है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो हमारे ईयर कैनाल को मिडल ईयर के मैक्सिमम पोर्शन से सेपरेट करती है। हमने लिखा भी बच्चों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द ईयर कैनाल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ मिडल ईयर। बच्चों हम फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट बेहद आसान है, इसे हम जल्दी से कवर करते हैं ताकि हम ईयर के वर्किंग मैकेनिज्म पर ज्यादा समय खर्च कर सकें। बस इतना याद रखेंगे, मिडल ईयर की शुरुआत होती है ईयर ड्रम से यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। अब मैं आपको मिडल ईयर की पोजीशन समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए बच्चों। जाहिर सी बात है, जो हमारा मिडल ईयर होता है, जो इंटरनल ईयर होता है, ये हमारी टेम्पोरल बोन की कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। जो मिडल ईयर होता है वो टेम्पोरल बोन के ही एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर टिम्पेनिक बुल्ला से सराउंडेड होता है। मिडल ईयर एक एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम नाम देते हैं टिम्पेनिक कैविटी। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान सुने, मिडल ईयर यानी टिम्पेनिक कैविटी जो होती है इसको हमारी नेजोफेरिंजियल कैविटी से एक डक्ट कनेक्ट करती है, एक ट्यूब कनेक्ट करती है जिसे हम नाम देते हैं यूस्टेशियन डक्ट। क्या नाम देते हैं बच्चों? यूस्टेशियन डक्ट। इतना समझेंगे, यूस्टेशियन डक्ट और यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द टिम्पेनिक कैविटी विद द नेजोफेरिंजियल कैविटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन होता है ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करना ताकि ईयर ड्रम को डैमेज होने से बचाया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूर याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब हमारी मिडल ईयर की कैविटी यानी टिम्पेनिक कैविटी को नेजोफेरिंजियल कैविटी से कनेक्ट करती है और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू इक्वलाइज द प्रेशर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम ताकि ईयर ड्रम को डैमेज होने से बचाया जा सके। अब एक और चीज समझे बच्चों, एक्सटर्नल ईयर के बाद आता है दैट इज मिडल ईयर। जाहिर सी बात है, मिडल ईयर के बाद शुरू होगा इंटरनल ईयर। पर खास बात है बच्चों, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने के लिए उन दोनों के बीच में एक बोनी पार्टीशन प्रेजेंट होता है। मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरह से ध्यान समझे बच्चों। जिस तरह से एक्सटर्नल और मिडल को सेपरेट करता है हमारा ईयर ड्रम, उसी तरह से बच्चों मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने के लिए यहां पर बोन का बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोनी पार्टीशन। अब खास बात यह है, ये जो बोनी पार्टीशन होता है इसमें दो एपर्चर्स पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, दो होल्स पाए जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस बोनी पार्टीशन में ऊपर की तरफ यहां पर एक एपर्चर होता है, ओवल शेप्ड एपर्चर होता है, इसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस या फिर इसको कहा जाता है ओवल विंडो। जबकि इस ओवल एपर्चर के नीचे की तरफ बोनी पार्टीशन में एक राउंड एपर्चर होता है, एक सर्कुलर एपर्चर होता है जिसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस या फिर राउंड विंडो। यहां पर हमने लिखा भी बच्चों,
टिम्पेनिक कैविटी यानी कि मिडल ईयर, इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनल ईयर कैविटी बाय टू एपर्चर्स। ऊपर की तरफ है ओवल एपर्चर दैट इज फेनेस्ट्रा ओवलिस या फिर ओवल विंडो, और इसके नीचे की तरफ है स्फेरिकल एपर्चर दैट इज फेनेस्ट्रा रोटेंडस जिसे हम नाम देते हैं राउंड विंडो। अब खास बात ये सुने बच्चों, आप जानते हैं ओवल विंडो और राउंड विंडो के अंदर की तरफ यहां पर इंटरनल ईयर शुरू होने वाला है, और हमें पता होना चाहिए इंटरनल ईयर एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बच्चों, इंटरनल ईयर में फ्लूइड भरा होता है। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इंटरनल ईयर का जो फ्लूइड है वो इन दोनों एपर्चर से लीक होकर हमारी टिम्पेनिक कैविटी में आ सकता है। तो इंटरनल ईयर के फ्लूइड को इन एपर्चर से लीक होने से बचाने के लिए एक्चुअली में क्या होता है, इन दोनों ही एपर्चर्स पर एक फर्म थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है। हमने लिखा है बच्चों, ए थिन एंड फर्म मेम्ब्रेन कवर्स द ईच एपर्चर। अब देखिए बच्चों, मिडल ईयर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं दैट इज ईयर ऑसिकल्स। ध्यान सुनेंगे, हमारी मिडल ईयर की कैविटी में या फिर हम कह सकते हैं टिम्पेनिक कैविटी में तीन छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। समझे बच्चों, बोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओस, और एक्चुअली बच्चों जो कल वर्ड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल यानी टाइनी। तो हम कह सकते हैं जो टाइनी टाइनी बोन्स होती हैं उन्हें कहा जाता है ऑसिकल्स। मिडल ईयर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर समझे बच्चों, मिडल ईयर में तीन छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। आपने नाम जरूर सुना होगा बच्चों, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। खास बात यह है, हमारे मिडल ईयर में ये जो तीनों बोन्स होती हैं ये एक प्रॉपर चेन सीक्वेंस में एक दूसरे से अटैच होती हैं। खास बात है बच्चों, इन तीनों ही बोन्स के बीच में साइनोवियल जॉइंट्स की प्रेजेंस देखी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेलियस और इनकस के बीच में साइनोवियल हिंज जॉइंट पाया जाता है, जबकि इनकस और स्टेपिस के बीच में साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। और बच्चों इन्हीं हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से मिडल ईयर के अंदर ये जो तीन ईयर ऑसिकल्स सिचुएटेड होती हैं इनमें मूवमेंट देखा जा सकता है। हमने यहां पर मेंशन किया है बच्चों, मेलियस एंड इनकस आर जॉइंड टुगेदर बाय साइनोवियल हिंज जॉइंट, ऑन द अदर हैंड इनकस एंड स्टेपिस आर जॉइंड बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इंपॉर्टेंट चीज जरूर समझें, मिडल ईयर में तीन छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। बच्चों इन तीनों में मेलियस सबसे बड़ी होती है जबकि स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेपिस हमारे कान की सबसे छोटी बोन तो है ही सही, पर साथ ही साथ ये हमारे एंटायर बॉडी की भी सबसे छोटी बोन होती है। और इतना जरूर समझे बच्चों, ये जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस होती हैं ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से यानी ईयर ड्रम से एक हैमर लाइक बोन जो अटैच होती है हम कहते हैं मेलियस। मेलियस से फिर आगे चलकर एनविल लाइक बोन जो अटैच होती है उसे कहा जाता है इनकस, और इनकस से एक स्टिरअप शेप बोन जो अटैच होती है उसे नाम दिया जाता है स्टेपिस। और खास बात देखिए बच्चों, मेलियस अटैच होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जबकि स्टेपिस जाकर फिट हो जाती है किसमें, ओवल विंडो ऑफ द बोनी पार्टीशन। और देखिए बच्चों एक और चीज समझें, ये जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस ईयर ऑसिकल्स होती हैं ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हमारी स्कल की तीन अलग अलग बोन्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, अगर आपको नाम याद रह जाए तो आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। मेलियस जो होती है वो हैमर शेप होती है और ये हमारे स्कल की आर्टिकुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। जो इनकस होती है ये एनविल शेप होती है और ये हमारे स्कल की क्वाड्रेट बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। एंड लास्टली जो सबसे छोटी बोन होती है दैट इज स्टेपिस, ये स्टिरअप शेप होती है और ये हमारे स्कल की हायोमैंडिबुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। और इस बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक मैंने आपके लिए बनाया बच्चों, दैट इज मिस हैज ए क्वालिटी हैमर। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, मिस हैज ए क्वालिटी हैमर। मेलियस जो होती है वो हैमर शेप होती है, आर्टिकुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। इनकस जो होती है वो एनविल शेप होती है, क्वाड्रेट बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। स्टेपिस जो होती है वो स्टिरअप शेप होती है और वो हमारी हायोमैंडिबुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है दैट इज मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल। ईयर कैनाल की वॉल में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड दैट इज सेरुमिनस ग्लैंड, इनसे सीक्रेट होता है एक वैक्स लाइक सब्सटेंस सेरुमेन दैट इज ईयर वैक्स, और इसका फंक्शन होता है ईयर ड्रम को मॉइस्चराइज करना ताकि उसको डैमेज होने से बचाया जा सके।
मिडल ईयर की शुरुआत होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पेनम से या फिर ईयर ड्रम। मिडल ईयर की जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं टिम्पेनिक कैविटी। ये एक एयर फिल्ड कैविटी होती है। टिम्पेनिक कैविटी इज कनेक्टेड विद द नेसोफेरेंजियल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट नोन एज यूस्टेशियन डक्ट। और इस यूस्टेशियन डक्ट का मेन फंक्शन होता है ईयर ड्रम की दोनों साइड पर प्रेशर को इक्वलाइज करना, ताकि ईयर ड्रम को रप्चर होने से बचाया जा सके। और मिडल ईयर में तीन छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। इनके बीच के जॉइंट्स की हम बात कर चुके हैं, इनमें मूवमेंट देखा जा सकता है। अब बच्चों ईयर ऑसिकल्स के बारे में सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, ध्यान सुने। ये जो तीन ईयर ऑसिकल्स होती हैं, these three ear ossicles actually increases the efficiency of transmission of sound waves। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, these three ear ossicles increases the efficiency of transmission of sound waves। इसको समझने के लिए एक छोटा स्टेटमेंट आप जरूर समझे बच्चों। आप ध्यान से देखेंगे, मेलियस जो है वो हमारे ईयर ड्रम से अटैच होती है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जबकि स्टेपिस जो होती है वो ओवल विंडो से अटैच होती है, जिसका सरफेस एरिया कम होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जब लो इंटेंसिटी के वाइब्रेशंस आते हैं वो हमारे ईयर ड्रम से टकराएंगे, ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होंगे और फिर ये लो इंटेंसिटी वाइब्रेशंस जो कि ग्रेटर सरफेस एरिया पर स्प्रेडेड हैं, ये फाइनली ट्रांसफर होंगे हमारी ईयर ऑसिकल्स पर। और हमने देखा बच्चों, ये जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं इनके बीच में जॉइंट्स पाए जाते हैं, इनसे कुछ स्केलेटल मसल्स एसोसिएटेड होती हैं, जिसकी वजह से इन ईयर ऑसिकल्स में भी वाइब्रेशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, और उसकी वजह से आने वाले लो इंटेंसिटी वाइब्रेशंस फर्दर हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जाहिर सी बात बच्चों, फिर ये हायर इंटेंसिटी वाइब्रेशंस आगे चलकर लेसर सरफेस एरिया पर स्प्रेड किए जाएंगे। तो एक स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत, आप ध्यान सुने बच्चों, ईयर ऑसिकल्स आर एक्चुअली रिलेटेड विद द कन्वर्जन और ट्रांसमिशन ऑफ, आप इत्मीनान से सुने, ईयर ऑसिकल्स आर रिलेटेड विद द कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन ऑफ lesser intensity vibrations spreaded over the greater surface area into the higher intensity vibrations spreaded over the lesser surface area। इंपॉर्टेंट चीज बस जरूर याद रखें बच्चों, इन ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन होता है ये साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है द स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर। चलिए अब यहां पर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के बारे में खास बात समझिए बच्चों, इंटरनल ईयर एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में क्या होता है, इंटरनल ईयर में कुछ चैनल्स पाए जाते हैं। आई रिपीट बच्चों, इंटरनल ईयर में हमें फ्लूइड फिल्ड चैनल्स देखने को मिलते हैं, और चैनल्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज लेबिरिंथ। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, लेबिरिंथ। इसलिए बच्चों आम भाषा में इंटरनल ईयर को लेबिरिंथ भी कहा जा सकता है। हमने यहां पर लिखा हुआ बच्चों, इंटरनल ईयर इज एक्चुअली द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबिरिंथ। अब खास बात क्या बच्चों, इंटरनल ईयर में चैनल्स पाई जाती हैं जिनको हम लेबिरिंथ कहते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज ये चैनल्स दो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। एक होती है बच्चों बोनी चैनल्स, जिन्हें हम नाम देंगे बोनी लेबिरिंथ, और एक होती है मेम्ब्रेनस चैनल, जिन्हें हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बच्चों स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम जल्दी से कवर कर रहे हैं ताकि हम फिजियोलॉजी वाले पार्ट पर ज्यादा समय खर्च कर सकें। आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुने। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, अब हम बात कर रहे हैं द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ ईयर, दैट इज इंटरनल ईयर। हमारा इंटरनल ईयर फ्लूइड फिल्ड चैनल से मिलकर बनता है। चैनल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेबिरिंथ। ये लेबिरिंथ दो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। कुछ चैनल्स बोन से बनती है, उन्हें हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ, और कुछ चैनल्स मेम्ब्रेन से बनती है, उन्हें हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो बोनी लेबिरिंथ होता है उसका मेन फंक्शन होता है टू सराउंड एंड कवर द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यानी बच्चों इंटरनल ईयर में दो टाइप की चैनल्स होंगी। बोनी चैनल्स के अंदर सिचुएटेड होती हैं मेम्ब्रेनस चैनल, यानी हम कह सकते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी लेबिरिंथ। अब खास बात यह है, दोनों चैनल्स हैं और दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के फ्लूइड भरे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ, जबकि जो बोनी लेबिरिंथ होता है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम नाम देते हैं पेरिलिम्फ। इसको बच्चों आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरह से आपने किसी पेन को देखा होगा बच्चों। जाहिर सी बात है, पेन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो काफी हार्ड होता है, उसे आप कंसिडर कर लें बोनी लेबिरिंथ,
उस पेन के अंदर मान लेते हैं कोई फ्लूइड भरा हुआ है, उसे आप नाम दे सकते हैं पेरिलिम्फ। देखिए बच्चों, फिर उस पेरिलिम्फ के अंदर मान लेते हैं हमारी रिफिल प्रेजेंट है, रिफिल सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, उसे आप नाम देंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और उस रिफिल के अंदर भी इंक भरी होती है, उस इंक को आप नाम देंगे एंडोलिम्फ। एक काम करते हैं बच्चों, मान लेते हैं मैंने आपके इंटरनल ईयर का एक कट सेक्शन लिया, आप मान लेते हैं मैंने आपके पेन का एक ट्रांसफर सेक्शन लेकर आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। देखिए बच्चों, पेन का जो आउटर मोस्ट हार्ड पार्ट होगा उसे हम नाम देते हैं बोनी लेब्रिंथ। मान लेते हैं उस पेन के हार्ड पार्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम नाम देते हैं पेरिलिम्फ। अब देखिए बच्चों, उस पेरिलिम्फ के अंदर मान लेते हैं रिफिल वाला पार्ट है, उस रिफिल वाले मेम्ब्रेनस पार्ट को हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और उस रिफिल के अंदर जो इंक भरी हुई है उसे हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ। आपको बस इतना याद रखना बच्चों, इंटरनल ईयर कुछ फ्लूइड फिल्ड चैनल से मिलकर बनता है। जो पेरिलिम्फ से भरी हुई चैनल्स होती है उन्हें हम नाम देते हैं बोनी लेब्रिंथ, जबकि एंडोलिम्फ से भरी हुई जो चैनल्स होती है उन्हें हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और खास बात है बच्चों, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी लेब्रिंथ। एक काम करते हैं बच्चों, इंटरनल ईयर के इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको कुछ सिंप्लीफाइड हैंडमेड डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा इंटरनल ईयर में दो स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, बोनी चैनल्स फिल्ड विद पेरिलिम्फ दैट इज बोनी लेब्रिंथ, एंड मेम्ब्रेनस चैनल्स फिल्ड विद एंडोलिम्फ दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पार्ट जो इंटरनल ईयर का आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज बोनी लेब्रिंथ। आप डायग्राम को समझे बच्चों, यहां पर मैंने बनाया एक बोनी पार्टीशन हैंडमेड डायग्राम से, इनके एक्चुअल वर्जन को हम बाद में समझेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये बोनी पार्टीशन है जिसमें ऊपर की तरफ ओवल विंडो है, नीचे की तरफ राउंड विंडो है। जाहिर सी बात है बच्चों, इस तरफ कौन सा पार्ट होगा दैट इज मिडल ईयर, वहां पर ईयर ऑसिकल्स होंगी, वो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है बच्चों, इंटरनल ईयर का पहला कंपोनेंट समझाने जा रहा हूं दैट इज बोनी लेब्रिंथ। आप ध्यान से देखिए, इस बोनी पार्टीशन से बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, एक मटकी नुमा स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसे हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों बोनी लेब्रिंथ, ध्यान से देखेंगे, यानी जो भी पार्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो बोन से बनने वाला स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए बच्चों, बोनी पार्टीशन से एक बोन से बना हुआ मटकी नुमा स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसे हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। फिर क्या होता है बच्चों, इस वेस्टिब्यूल से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स अटैच होती हैं, अर्ध गोलाकार नलिकाएं अटैच होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। पहले बस आप ऑब्जर्व कर लें बच्चों, एक कैनाल आगे की तरफ होती है, इसे हम नाम देते हैं एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक कैनाल पीछे की तरफ होती है उसे हम नाम देते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक कैनाल लेटरल साइड पर होती है, एक्सटर्नल साइड पर होती है, उसे हम नाम देते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, या फिर एक्सटर्नल सेमी सर्कुलर कैनाल, या फिर हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों बोनी लेब्रिंथ, तो जाहिर सी बात है वेस्टिब्यूल से ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स अराइज हुई हैं, ये भी किससे बनी होती हैं, बोन से। एक्चुअली में समझे बच्चों, ऑल दीज 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स लाइज एट राइट एंगल टू ईच अदर। यहां पर हमने डायग्राम को 2D में बनाने की कोशिश की है, मैं आपको इसका 3D वर्जन बाद में समझा दूंगा। फिलहाल बस इतना याद रखें बच्चों, मान लेते हैं बोनी पार्टीशन है, उससे एक मटकी नुमा स्ट्रक्चर अटैच, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये वर्टिकल प्लेन में होती है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये वर्टिकल प्लेन में होती है, जबकि लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर हमारी एक्सटर्नल सेमी सर्कुलर कैनाल ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। बस इतना याद रखेंगे, हमारे वेस्टिब्यूल से बोन से बनी हुई 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स अराइज होती हैं, एंड ऑल दीज कैनाल्स लाइज एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखिए बच्चों क्या होता है, इसी वेस्टिब्यूल के लोअर पोर्शन से एक कॉइल्ड कैनाल अराइज होती है, ये भी बोन से बनती है, इसे हम नाम देते हैं कोक्लियर कैनाल या फिर कोक्लिया। बच्चों कोक्लिया वर्ड कहीं ना कहीं कॉइलिंग को डिनोट करता है। एक्चुअल में ये जो कैनाल होती है इसमें अप्रोक्सीमेटली 2-3/4 टर्न्स पाए जाते हैं। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, वेस्टिब्यूल उससे अराइज होती हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स लाइंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, और उस वेस्टिब्यूल के नीचे वाले पार्ट से 2-3/4 टर्न्स बनाने वाली एक कॉइल्ड कैनाल होती है, उसे हम कहते हैं कोक्लियर कैनाल या फिर कोक्लिया। और देखिए बच्चों, इंटरनल ईयर का ये जो भी पार्ट हमने डिस्कस किया है ये बोन से बना होता है, इसे हम नाम देते हैं बोनी लेब्रिंथ, और इस बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसे आप नाम देंगे पेरिलिम्फ। चाहे वो वेस्टिब्यूल हो, चाहे वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो, चाहे वो हमारी कोक्लियर कैनाल हो, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम नाम देते हैं पेरिलिम्फ। चलिए बच्चों, इंटरनल ईयर के सेकंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मैं आपको बता चुका हूं
membranous labyrinth will be situated inside the bony labyrinth। आप देख सकते हैं बच्चों, bony labyrinth तो आपको नजर आ ही रहा है, पर उसके अंदर जो मैंने रेड कलर से यहां पर बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है membranous labyrinth को। अब देखिए बच्चों, membranous labyrinth में कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे, आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। वेस्टिब्यूल वाले पार्ट के अंदर मेम्ब्रेन के बने दो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा जल्दी कवर करते हैं बच्चों, कनेक्टेड रहेंगे। वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में मेम्ब्रेन के बने हुए दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ ये जो बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है इसे हम कहते हैं अट्रिकुलस या फिर अट्रिकल कहते हैं, यूट्रिकुलस या फिर यूट्रिकल कहा जा सकता है। और देखिए बच्चों, यूट्रिकल के नीचे मेम्ब्रेन का बना हुआ एक छोटे साइज का जो बैग होता है इसे कहा जाता है सेकुलस या फिर सेकुल। जाहिर सी बात है ये दोनों मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है, तो इनके अंदर जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा बच्चों, दैट इज एंडोलिम्फ। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर की तरफ जो बैग है उसे हम कहते हैं यूट्रिकुलस। एक्चुअली में क्या होता है, यूट्रिकुलस से आगे चलकर तीन सेमी सर्कुलर डक्ट्स अराइज होती हैं जो कि बोनी लेब्रिंथ में अराइज होने वाली सेमी सर्कुलर कैनाल्स में एंटर हो जाती हैं। जिस तरह से बच्चों पेन के अंदर रिफिल प्रेजेंट होती है उसी तरह से बोनी कैनाल्स के अंदर मेम्ब्रेनस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अट्रिकुलस से अराइज होती है तीन सेमी सर्कुलर डक्ट, और ये तीन सेमी सर्कुलर डक्ट बोनी लेब्रिंथ की कॉरस्पॉन्डिंग सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह से सेक्युलस से एक मेम्ब्रेनस डक्ट अराइज होती है जो कि कोक्लियर कैनाल में एंटर हो जाती है, उसे हम नाम देते हैं कोक्लियर डक्ट। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज सिचुएटेड प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी लेब्रिंथ। और देखिए बच्चों, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, अट्रिकुलस एंड सेकुलस, साथ ही साथ सेमी सर्कुलर डक्ट्स की हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम कोक्लियर डक्ट की यहां पर बात कर सकते हैं। बस इतना याद रखेंगे, membranous labyrinth is well protected inside the bony labyrinth। बच्चों membranous labyrinth के अंदर फ्लूइड है दैट इज एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बाहर या फिर हम कह सकते हैं बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम नाम देते हैं पेरिलिम्फ। और उसी के लिए मैंने यहां पर एक और हैंडमेड डायग्राम बनाया, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। जो रेड कलर का हमने मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बनाया था उसके अंदर मैंने यहां पर एक फ्लूइड भर दिया है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जो फ्लूइड है उसे हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ, जबकि इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बाहर की तरफ या फिर आप कह सकते हैं बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम नाम देते हैं पेरिलिम्फ। अब देखिए बच्चों यहां पर एक और चीज को आप समझें, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो कोक्लिया वाला पार्ट है इसमें हम कोक्लियर कैनाल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कोक्लियर डक्ट की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, अंदर जो आपको रेड वाला पार्ट नजर आ रहा है ये तो है एंडोलिम्फ फिल्ड कोक्लियर डक्ट, और उस कोक्लियर डक्ट के ऊपर और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों, दैट इज पेरिलिम्फ। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको यहां से ट्रांसवर्सली कट करेंगे, हम थोड़ी देर बाद वो स्ट्रक्चर भी देखेंगे, आप कनेक्टेड रहे बच्चों। जैसे ही आप इस कोक्लिया वाले पार्ट को ट्रांसवर्सली कट करेंगे आप देखेंगे बच्चों इस कोक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको तीन कैनाल्स नजर आने वाली हैं, तीन चैनल्स नजर आने वाले हैं, तीन चैम्बर्स नजर आने वाले हैं। इनके नॉमेनक्लेचर हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहां पर फिलहाल मैं आपको नेमिंग बता देता हूं। ध्यान सुने बच्चों, जब आप कोक्लिया का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे आपको यहां पर तीन चैम्बर्स नजर आने वाले हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो अंदर की तरफ एंडोलिम्फ से भरा हुआ चैम्बर है इसे हम नाम देंगे स्केला मीडिया, क्योंकि ये दो चैम्बर्स के मिडल में सिचुएटेड है। जबकि इस स्केला मीडिया के ऊपर की तरफ पेरिलिम्फ फिल्ड जो चैम्बर होगा उसे हम नाम देंगे स्केला वेस्टिबुलाई, और इस स्केला मीडिया के नीचे फिर से पेरिलिम्फ फिल्ड जो चैम्बर होगा इसे हम नाम देंगे स्केला टिम्पेनाई। यानी बच्चों कोक्लिया को जब हम सेक्शन वाइज कट करेंगे तो कोक्लिया में हम तीन चैम्बर्स की बात करेंगे, ऊपर की तरफ स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे की तरफ स्केला टिम्पेनाई, जबकि बीच में होगा स्केला मीडिया। देखिए बच्चों, स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ वेयर एज स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई बोथ आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो कोक्लिया वाला पार्ट है इसे तो कहा जाता है द बेस ऑफ कोक्लिया। अब सही मायने में ईयर टॉपिक शुरू हो रहा है, हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ये जो आपको कॉइल्ड पार्ट नजर आ रहा है इंटरनल ईयर का, इसी को हमने नाम दिया था कोक्लिया। कोक्लिया का ये वाला पार्ट जो कि वेस्टिब्यूल से अटैच होता है इसे हम कहते हैं द बेस ऑफ कोक्लिया, जबकि कोक्लिया का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो फ्री पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं द एपेक्स ऑफ कोक्लिया। और देखिए बच्चों, कोक्लिया के एपेक्स वाले पार्ट पर यहां पर एक सेमी ल्यूनार ओपनिंग पाई जाती है।
बच्चों इस ओपनिंग का फंक्शन होता है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को कनेक्ट करना, ताकि स्केला वेस्टिबुलाई का पेरिलिम्फ स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ से मिक्स हो सके। और देखिए बच्चों, दिस सेमील्यूनार ओपनिंग एट द एपेक्स पार्ट ऑफ कोक्लिया इज रेफर्ड टू एज हेलिकोट्रेमा। बच्चों इसी के साथ इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक बार समराइज कर रहा हूं, आप ध्यान सुने। इंटरनल ईयर में फ्लूइड फिल्ड चैनल्स पाई जाती हैं, फ्लूइड फिल्ड लेबिरिंथ पाई जाते हैं। जो बोनी चैनल से उन्हें नाम दिया जाता है बोनी लेबिरिंथ, जिसमें भरा होता है पेरिलिम्फ, जिसको यहां पर हमने ब्लू कलर से प्रेजेंट किया है। उस पेरिलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और उस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ को यहां पर हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। और देखिए बच्चों, जब कोक्लिया का आप सेक्शन लेंगे उसमें आपको 3 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। स्केला वेस्टिबुलाई पेरिलिम्फ फील्ड होगा, स्केला मीडिया एंडोलिम्फ फील्ड होगा, और स्केला टिम्पेनाई वंस अगेन पेरिलिम्फ फील्ड होगा। और देखिए बच्चों, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को एपेक्स पार्ट ऑफ कोक्लिया पर एक ओपनिंग कनेक्ट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं हेलिकोट्रेमा। और एक और चीज समझे बच्चों, इंटरनल ईयर का ही फंक्शन होगा हियरिंग और बैलेंसिंग में हेल्प करना। पर बच्चों इस इंटरनल ईयर का जो मेन फंक्शनल पार्ट होगा वो कौन सा होगा? दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। हम पढ़ चुके हैं बोनी लेब्रिंथ का प्राइमरी फंक्शन तो है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को सराउंड करके रखना, उसको कवर करके रखना, उसको प्रोटेक्शन देना। आप मुझे सोच कर बताएं बच्चों, किसी भी पेन में जो मेन फंक्शनल पार्ट होता है वो रिफिल होती है या फिर पेन की कवरिंग होती है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो मेन फंक्शनल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? रिफिल। तो इतना जरूर याद रखेंगे, इंटरनल ईयर में 2 पार्ट हैं, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, जबकि इसका मेन फंक्शनल पार्ट कौन सा होगा? ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, यानी कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब देखिए बच्चों, हमने कहा था हमारे ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है हियरिंग और एक होता है बैलेंसिंग। और ये दोनों ही फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? दैट इज इंटरनल ईयर। एक्चुअली बच्चों, इंटरनल ईयर को आप 2 सेगमेंट में डिवाइडेड मान सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अब टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। इंटरनल ईयर को हम 2 पार्ट में डिवाइडेड मान सकते हैं बच्चों। एक तरफ तो नीचे की तरफ कोक्लिया वाला पार्ट आ रहा है, कोइल्ड पार्ट आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं कोक्लियर एपरेटस। इसमें बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों को काउंट कर रहे हैं, जबकि इस कोक्लियर एपरेटस के ऊपर की तरफ मैक्सिमम वेस्टिब्यूल वाला पार्ट आता है, इसे हम नाम देते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। इसमें फिर से आप बोनी और मेम्ब्रेनस पार्ट को इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों इंटरनल ईयर को हम 2 पार्ट में डिवाइडेड मान सकते हैं। एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस विच इज सिचुएटेड अबव द कोक्लियर एपरेटस, और एक होता है कोक्लियर एपरेटस विच इज सिचुएटेड बिलो द वेस्टिबुलर एपरेटस। टॉपिक शुरू हो रहा है, मेहनत से पढ़ेंगे, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। तो एक्चुअली में क्या होता है, कोक्लियर एपरेटस का मेन फंक्शन होता है हियरिंग में हेल्प करना, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस का फंक्शन होता है बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम में हेल्प करना। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों। एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल। मिडल ईयर मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस तो ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है, स्टेपिस हमारे ओवल विंडो से अटैच होती है। एंड दीज ईयर ऑसिकल्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। इंटरनल ईयर में बोनी लेब्रिंथ अलोंग विद मेन फंक्शनल पार्ट दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और देखिए बच्चों, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में आप किन किन स्ट्रक्चर को इंक्लूड करेंगे? दैट इज अट्रिकुलस, सैकुलस, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट और साथ ही साथ कोक्लियर डक्ट। एक और चीज समझे बच्चों, ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं, इन सेमी सर्कुलर डक्ट का एक हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाया करता है, एंड दैट स्वेलन पोर्शन ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट इज रेफर्ड टू एज एम्पुला। क्या नाम देते हैं बच्चों? एम्पुला। आप देख सकते हैं इन सेमी सर्कुलर डक्ट का, हर सेमी सर्कुलर डक्ट का एक हिस्सा थोड़ा सा स्वेल हो जाया करता है, इसे हम नाम देते हैं द एम्पुला पोर्शन ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने इंटरनल ईयर को अपने हैंडमेड डायग्राम से समझा, पर इन सेमी सर्कुलर डक्ट और कैनाल की ओरिजिनल पोजीशन को समझने के लिए एक बार इसका एक 3D डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। दिस इज एक्चुअली द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर। हमने वहां पर उसको रेड कलर से लिया था, इसलिए यहां पर फिर से इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है बड़ा सा बैग, इसे हम कहते हैं अट्रिकुलस। अट्रिकुलस से बच्चों 3 सेमी सर्कुलर डक्ट अटैच होती हैं विच लाइज एट राइट एंगल टू ईच अदर।
एंटीरियर सेमीसर्कुलर डक्ट, पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर डक्ट ये वर्टिकल प्लेन में होती है, जबकि लेटरल या फिर एक्सटर्नल सेमीसर्कुलर डक्ट ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। साथ ही साथ बच्चों अट्रिकुलस के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेकुलस, और उस सेकुलस से 2/3/4 टर्न्स बनाते हुए एक कॉइल्ड ट्यूब जो होती है उसे हम नाम देते हैं कोक्लियर डक्ट। और इस कोक्लियर डक्ट का जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है, इस कोक्लिया का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, उस पर एक सेमी ल्यूनर ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं हेलिकोट्रेमा। आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक्चुअली में ये मेलियस है, हैमर शेप, ये इनकस है, एनविल शेप, और लास्ट में स्टीरअप शेप होती है स्टेपिस। और ये स्टेपिस बोनी पार्टीशन की ओवल विंडो से आकर अटैच हो जाया करती है। चलिए बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट होता है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। अब एक और चीज समझे बच्चों, जाहिर सी बात है जो ईयर है वो एक सेंसरी रिसेप्टर है। ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है, और याद कीजिए बच्चों, किसी भी सेंसरी ऑर्गन का फंक्शन बस इतना होता है, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करना, एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करना, और इन सिग्नल्स को एफरेंट नर्व फाइबर की मदद से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ट्रांसमिट करना। देखिए बच्चों, हमारी आईज भी एक सेंसरी ऑर्गन था, उसका फंक्शन था स्टिमुलस को ऑप्टिक नर्व की मदद से हमारे ब्रेन में सेरिब्रम के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया तक ट्रांसमिट करना। उसी तरह से बच्चों जो ईयर है ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है, तो इसका फंक्शन होगा ऑडिटरी नर्व की मदद से जो सेंसरी सिग्नल्स है उनको हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन तक ट्रांसमिट करना। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ऑडिटरी नर्व की भी यहां पर दो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। एक ब्रांच तो होती है बच्चों दैट इज कोक्लियर ब्रांच, और एक होती है वेस्टिबुलर ब्रांच। जाहिर सी बात है बच्चों, कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व मैं आपको बता चुका हूं, कोक्लियर एपरेटस हियरिंग से एसोसिएटेड है, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस बैलेंसिंग से एसोसिएटेड है। आप जानते हैं बच्चों, हियरिंग के परसेप्शन का काम करता है द ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट इन द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि बॉडी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज सेरिबेलम। मुझे नॉन स्टॉप बोलना है बच्चों, आप कनेक्टेड रहेंगे, इसीलिए हम कहते हैं द कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। ये कोक्लिया वाले पार्ट से सेंसरी सिग्नल्स को हमारे सेरिब्रम के ऑडिटरी एरिया तक लेकर जाती है, जबकि वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व ये वेस्टिबुलर एपरेटस से सेंसरी सिग्नल्स को सेरिबेलम तक लेकर जाती है। चलिए बच्चों, यहीं पर कंप्लीट होता है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। चलिए बच्चों, स्ट्रक्चर वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें बेहद इत्मीनान के साथ स्टडी करना है दैट इज द वर्किंग मैकेनिज्म, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ द इंटरनल ईयर। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, इंटरनल ईयर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे। इसका प्राइमरी फंक्शन तो होता है बॉडी बैलेंसिंग दैट इज इक्विलिब्रियम। इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है साउंड वेव्स को रिसीव करना और हियरिंग में असिस्ट करना। तो एक काम करते हैं बच्चों, इंटरनल ईयर का सेकेंडरी फंक्शन पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। और याद कीजिए, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, इंटरनल ईयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वेस्टिबुलर एपरेटस वो हमें बैलेंसिंग में हेल्प करता है, जबकि कोक्लियर एपरेटस हमें हियरिंग में हेल्प करता है। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, हियरिंग में हेल्प करेगा दैट इज कोक्लियर एपरेटस। अगर आपसे कोक्लियर एपरेटस की पोजीशन को मेंशन करने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं कोक्लियर एपरेटस एक कॉइल्ड एपरेटस होता है, इट इज सिचुएटेड बिलो द वेस्टिबुलर एपरेटस। तो चलिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग शुरू करते हैं दैट इज कोक्लियर एपरेटस। आपके सामने मैंने फिर से यहां पर इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर बनाया है। हम देख सकते हैं बच्चों, नीचे की तरफ वेस्टिबुलर एपरेटस के नीचे की तरफ यहां पर जो कॉइल्ड आपको एपरेटस नजर आ रहा है इसी को नाम दिया जाता है कोक्लियर एपरेटस। और बच्चों, यही कोक्लियर एपरेटस हमें हियरिंग में हेल्प करने वाला है। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस कॉइल्ड कोक्लियर एपरेटस को पकड़कर हम थोड़ा सा स्ट्रेट करने जा रहे हैं। हमने क्या किया है, इस कोक्लियर कॉइल्ड पार्ट को हमने यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने बनाया है द स्ट्रेट वर्जन ऑफ द कोक्लियर एपरेटस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कोक्लिया के अंदर हम तीन कैनाल्स की बात करते हैं, तीन चैम्बर्स की बात करते हैं। याद कीजिए बच्चों, स्केला वेस्टिबुलर जो ऊपर की तरफ होगा, स्केला मीडिया जो बीच में होगा, और स्केला टिम्पेनम जो सबसे नीचे की तरफ होगा। पर उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। अगर आपने कॉइल्ड कोक्लियर एपरेटस को स्टेट किया है तो याद कीजिए बच्चों, बोनी पार्टीशन से कोक्लिया का जो पार्ट अटैच होगा उसे हम कहते हैं द बेस ऑफ कोक्लिया, जबकि कोक्लिया का जो लास्ट टर्मिनल फ्री एंड होता है उसे हम कहते हैं द एपेक्स ऑफ कोक्लिया। बच्चों,
कोक्लिया में इस बेस वाले पार्ट को आप कहेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ कोक्लिया, इसके एपेक्स वाले पार्ट को आप कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कोक्लिया, जबकि बच्चों इसकी अपर सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस कहेंगे, इसकी लोअर सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम में विजुअलाइज करवा देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। आपको ये नजर आ रहा है कोक्लियर एपरेटस। देखिए बच्चों, अंदर की तरफ एंडोलिम्फ से भरा हुआ एक चैम्बर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्केला मीडिया। इसी को बच्चों कोक्लियर डक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इस स्केला मीडिया के ऊपर की तरफ पेरिलिम्फ से भरा हुआ एक चैम्बर है, इस स्केला मीडिया के नीचे की तरफ भी पेरिलिम्फ से भरा हुआ एक चैम्बर है। बच्चों, जो ऊपर वाला चैम्बर है उसे हम नाम देते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, जो नीचे वाला चैम्बर है उसे हम नाम देते हैं स्केला टिम्पेनाई। और मैं आपको बता चुका हूं, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई कोक्लिया के एपेक्स वाले पार्ट पर एक सेमिल्यूनर ओपनिंग की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं हेलिकोट्रेमा। तो देखिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझने के लिए हम कोक्लियर एपरेटस को स्ट्रेट करके यहां पर डायग्राम को समझने की कोशिश करें। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। कोक्लिया में हम 3 चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं। डॉर्सल साइड पर जो आपको चैम्बर नजर आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, विच इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ। कोक्लिया में वेंट्रल साइड पर जो चैम्बर आपको नजर आ रहा है, उसे हम नाम देते हैं स्केला टिम्पेनाई, ऑल्सो फिल्ड विद पेरिलिम्फ। और देखिए बच्चों, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में जो कोक्लियर डक्ट वाला पार्ट है, उसी को नाम दिया जाता है दैट इज स्केला मीडिया, एंड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। अब आप मुझे सोच के बताइए बच्चों, इन तीनों चैम्बर्स में से जो मेन फंक्शनल चैम्बर होगा वो कौन सा होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए डेफिनेटली स्केला मीडिया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। तो बच्चों, यहां पर डिटेल में हम स्केला मीडिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, स्केला मीडिया की डॉर्सल साइड पर है स्केला वेस्टिबुलाई, इत्मीनान से सुने। स्केला मीडिया की वेंट्रल साइड पर जो चैम्बर है, उसे हमने नाम दिया है स्केला टिम्पेनाई। बस इतना याद रखेंगे, स्केला मीडिया दैट इज कोक्लियर डक्ट इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द कोक्लियर एपरेटस। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, स्केला मीडिया में भी मैं यहां पर आपको 2 मेम्ब्रेन्स को डिफाइन करना सिखा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, स्केला मीडिया की एक तो रूफ पर सिचुएटेड ये मेम्ब्रेन है विच इज टुवर्ड्स द स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला मीडिया की बेस पर सिचुएटेड ये मेम्ब्रेन है विच इज टुवर्ड्स द स्केला टिम्पेनाई। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से, स्केला मीडिया की रूफ पर जो मेम्ब्रेन है जो कि स्केला मीडिया को स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करती है, इसे नाम दिया जाता है रीजनर्स मेम्ब्रेन। आसानी से याद रखा जा सकता है, स्केला मीडिया की रूफ पर आर फॉर रूफ, आर फॉर रीजनर्स मेम्ब्रेन। जबकि स्केला मीडिया के बेस पर जो मेम्ब्रेन है जो फ्लोर का फॉर्मेशन करती है, जो स्केला मीडिया को स्केला टिम्पेनाई से सेपरेट करती है, हम कह सकते हैं दिस मेम्ब्रेन इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्केला मीडिया, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बेसिलर्स मेम्ब्रेन। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान सुने, जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो अटैच होता है ओवल विंडो से, जबकि स्केला टिम्पेनाई अटैच होता है राउंड विंडो से, और स्केला मीडिया जो है वो इन दोनों विंडो के बीच में प्रेजेंट होती है। तभी तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है, ध्यान सुनेंगे, एट द बेस ऑफ कोक्लिया। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये कोक्लिया का एपेक्स फ्री वाला पार्ट है, जबकि ये कोक्लिया का बेस वाला पार्ट है। तो ध्यान सुने बच्चों, एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एट द बेस ऑफ कोक्लिया स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट ओवल विंडो वेयर एज स्केला टिम्पेनाई एंड्स एट राउंड विंडो। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई तीनों चैम्बर्स की पोजीशन को यहां पर समराइज किया। अब देखिए बच्चों, हम स्केला मीडिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे। स्केला मीडिया इज द मेन फंक्शनल चैम्बर ऑफ द कोक्लियर एपरेटस, इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, स्केला मीडिया की बेस पर जो मेम्ब्रेन है यानी बेसिलर मेम्ब्रेन, उस बेसिलर मेम्ब्रेन पर कोक्लियर एपरेटस का मेन फंक्शनल ऑडिटरी स्ट्रक्चर, ऑडिटरी रिसेप्टर सिचुएटेड होता है, जिसे हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2020 में बच्चों ईयर से मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक जगह लिखा हुआ था ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट मैच गया था वो ये था, सिचुएटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बस इतना याद रखेंगे, स्केला मीडिया की बेसिलर मेम्ब्रेन पर मेन ऑडिटरी रिसेप्टर यानी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई सिचुएटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज सिचुएटेड ऑन विच मेम्ब्रेन, तो आंसर होना चाहिए ऑन द अपर साइड ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, एंड इट इज एक्चुअली डिप्ड इनसाइड एंडोलिम्फ। अब देखिए बच्चों,
ऑर्गन ऑफ कोर्टाई भी एक्चुअली में दो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बनता है। एक तो होते हैं हेयर सेल्स और एक होते हैं सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल नाम से पता चल रहा है, एक तो ये हेयर सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पर जो मेन फंक्शनल सेल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के मेन फंक्शनल सेल जो होंगे दैट वुड बी हेयर सेल। तो यहां पर हमने डायग्राम में हेयर सेल्स को रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं बच्चों, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने कुछ सेल्स को रिप्रेजेंट किया है। ये कौन से हैं? हेयर सेल। तभी यहां पर हमने मेंशन भी किया है दीज आर द हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। आप मान के चलें इन हेयर सेल्स के बीच में जगह जगह पर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी सिचुएटेड होंगे। अब देखो जो खास बात क्या है, हेयर सेल कहा गया है तो इनसे हेयर का ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है, इन हेयर सेल्स के एपिकल सरफेस से कुछ मॉडिफाइड माइक्रोविलाई देखे जाते हैं और यहां पर उन्हें हम स्टीरियोसीलिया नाम से बुलाएंगे। बस इतना याद रखेंगे, इन सभी हेयर सेल के एपिकल पार्ट से यहां पर कुछ मॉडिफाइड माइक्रोविलाई अटैच होते हैं जिन्हें हम स्टीरियोसीलिया कहेंगे। और एक और खास बात समझे बच्चों, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर एक थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन सिचुएटेड होती है जिसे नाम दिया जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो बस इतना याद रखेंगे, कोक्लियर एपरेटस में हम 3 चैंबर्स की बात करेंगे। डोर्सल साइड पर स्केला वेस्टिबुलाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, वेंट्रल साइड पर स्केला टिम्पेनाई वंस अगेन फिल्ड विद पेरिलिम्फ, और इन दोनों के बीच में स्केला मीडिया दैट इज कोक्लियर डक्ट फिल्ड विद एंडोलिम्फ। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमने डायग्रामेटिकली यहां पर समझा है, इसको एक बार हम थ्योरेटिकल वे में जल्दी से पढ़कर देख लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं हियरिंग के लिए जो मेन सेंसरी पार्ट होगा वो कौन सा होगा, दैट इज कोक्लिया। यहां पर लिखा भी है इट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर फॉर हियरिंग। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कोक्लिया के क्रॉस सेक्शन में हमें 3 कैनाल्स देखने को मिलती हैं। हम पढ़ चुके हैं डोर्सल साइड पर स्केला वेस्टिबुलाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, इन दोनों के बीच में होती है स्केला मीडिया विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, और स्केला मीडिया के नीचे यानी वेंट्रल साइड पर होती है दैट इज स्केला टिम्पेनाई विच इज वंस अगेन फिल्ड विद पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई। देखिए बच्चों, थोड़ा और डिटेल में इसको एक बार रिवाइज करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं मेन फंक्शनल चैम्बर इज स्केला मीडिया। याद कीजिए, स्केला मीडिया की रूफ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। स्केला मीडिया के फ्लोर पर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। और एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वापस से बता रहा हूं बच्चों, एट द बेस ऑफ कोक्लिया स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो वेयर एज स्केला टिम्पेनाई एंड्स एट द राउंड विंडो। यहां पर हमने मेंशन किया बच्चों, एट द बेस ऑफ कोक्लिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो व्हाइल स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो। एक काम करते हैं बच्चों, अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एनसीईआरटी फिगर 21.8 दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन कोक्लिया। बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है, आपके मेन एग्जाम में ये फिगर एज इट इज पूछा जा चुका है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोक्लिया का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो आपको उन तीनों चैंबर्स का सिर्फ क्रॉस सेक्शन यहां पर नजर आने वाला है। देखिए बच्चों, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ऊपर की तरफ स्केला वेस्टिबुलाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, नीचे की तरफ स्केला टिम्पेनाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, और इन दोनों चैंबर्स के बीच में यहां पर जो चैंबर सिचुएटेड होता है दैट इज कोक्लियर डक्ट, ऑल्सो रेफर टू एज स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, स्केला मीडिया की रूफ बनाने वाली मेम्ब्रेन दैट इज रीजनस मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया का बेस बनाने वाली मेम्ब्रेन दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन। और याद कीजिए, बेसिलर मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड होता है मेन ऑडिटरी रिसेप्टर दैट इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और देखिए बच्चों, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में हम हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स की बात करते हैं। और याद कीजिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों, कोक्लियर एपरेटस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद अब हम यहां पर इसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग परफॉर्म बाय कोक्लियर एपरेटस। देखिए बच्चों, एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसको स्टडी करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुने। सबसे पहले तो एक्सटर्नल ईयर का जो कंपोनेंट है दैट इज ईयर पिन्ना, ये साउंड वेव्स को रिसीव करेगा। फिर जाहिर सी बात है बच्चों, इत्मीनान से सुने, ये साउंड वेव्स फिर कहां जाएंगे, हमारे ईयर कैनाल में। जाहिर सी बात है, ईयर कैनाल के टर्मिनल एंड पर ये वाइब्रेशंस किससे टकराएंगे, दैट इज ईयर ड्रम, और उन साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में ईयर ड्रम में फर्दर वाइब्रेशंस होंगे। फिर आगे ये वाइब्रेशंस हमारी ईयर ऑसिकल्स पर ट्रांसफर किए जाएंगे इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मैं आपको बता चुका हूं, दीज 3 ईयर ऑसिकल्स विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान सुने।
एक्चुअली में क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया पर स्प्रेडेड लेस इंटेंसिटी वाइब्रेशंस को लेस सरफेस एरिया पर स्प्रेडेड हायर इंटेंसिटी वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कौन करते हैं, दैट इज ईयर ऑसिकल। बस इतना याद रखेंगे। अब ये वाइब्रेशंस हमारी स्टेपिस से होते हुए कहां पर एंटर होंगे, दैट इज कोक्लिया। और जाहिर सी बात बच्चों हम पढ़ चुके हैं स्टेपिस बोन इज कनेक्टेड टू द ओवल विंडो। तो अब ये वाइब्रेशन स्टेपिस से होते हुए ओवल विंडो से होते हुए इंटरनल ईयर यानी कोक्लिया में एंटर होंगे। और जाहिर सी बात है बच्चों हमारी इस ओवल विंडो से ये कोक्लिया के किस चैम्बर में एंटर होंगे, दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई। तो उसकी वजह से स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर जो पेरिलिम्फ है उस पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस जनरेट होंगे, वहां पर वेव्स जनरेट होंगी, वहां पर रिपल जनरेट होंगे। अब देखिए बच्चों आपको सुनाई तब देगा जब ये वाइब्रेशंस फाइनली आपके ऑडिटरी रिसेप्टर यानी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पर पहुंचे। और ये बच्चों दो अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हैं। हो सकता है ये वाइब्रेशंस यहीं से होते हुए नीचे आ जाएं, या फिर हो सकता है ये वाइब्रेशंस हेलिकोट्रेमा से होते हुए आपके स्केला टिम्पेनाई से होते हुए बेसिलर मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करके आपके ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तक पहुंच सकते हैं। यहां पर हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बच्चों वो है टुवर्ड्स द रिजनर्स मेम्ब्रेन। तो बस इतना याद रखेंगे, ओवल विंडो से होते हुए स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस होंगे। ये वाइब्रेशंस रिजनर्स मेम्ब्रेन से होते हुए स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में पहुंचेंगे और उसकी वजह से ये फाइनली कहां पहुंचेंगे, ऑन द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। वैसे बच्चों अगर आप उस तरफ से माने, आप उस तरफ से भी कंसीडर कर सकते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई से होते हुए हेलिकोट्रेमा से होते हुए स्केला टिम्पेनाई पहुंचेंगे और स्केला टिम्पेनाई से फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ बेसिलर मेम्ब्रेन को हिट करेंगे और फाइनली बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होंगे तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में वाइब्रेशंस होंगे। जाहिर सी बात है बच्चों जब बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो जो हेयर सेल्स होंगे वो अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेस हो जाया करते हैं। और खास बात देखिए बच्चों जैसे ही हेयर सेल्स में हमें अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेसिंग देखने को मिलेगी, इन सभी हेयर सेल्स के बेस पर एक सेंसरी नर्व फाइबर अटैच होता है। एक्चुअली में क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये हेयर सेल अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बेंड होंगे, हेयर सेल से जुड़े हुए इन सभी सेंसरी नर्व फाइबर में इंपल्स जनरेट होगी, यहां पर पोटेंशियल जनरेट होगा और ये सारे नर्व फाइबर्स कोक्लिया से अराइज होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। और ये यहां से मैसेज को कहां लिखा जाएगा, इन द ऑडिटरी एरिया ऑफ द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स और वहां पर उन सिग्नल्स का एनालिसिस होगा ताकि फर्दर साउंड का रिकॉग्निशन किया जा सके। तो बच्चों यहीं पर कंप्लीट होता है द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। एक्सटर्नल ईयर में साउंड वेव्स आएंगी, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होंगे, ईयर ऑसिकल्स साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ये साउंड वेव्स फाइनली हमारी ओवल विंडो से होते हुए कोक्लिया में एंटर होंगे, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में वेव्स जनरेट होंगी। इसकी वजह से या तो ये वाइब्रेशन यहीं से नीचे आ सकते हैं या फिर हेलिकोट्रेमा से होते हुए बेसिलर मेम्ब्रेन को हिट कर सकते हैं। फाइनली ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तक सिग्नल पहुंचेगा और उन वाइब्रेशन की वजह से जो बेंडिंग होगी हेयर सेल्स की अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इट विल रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सेंसरी नर्व फाइबर्स अटैच्ड टू द बेसल पार्ट ऑफ हेयर सेल। और फाइनली ये इंपल्स ऑडिटरी नर्व की कोक्लियर ब्रांच कहां ले जाएगी, इन द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां पर साउंड का रिकॉग्निशन किया जाएगा। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमने मैकेनिज्म यहां पर स्टडी किया हियरिंग का, इसको हम जल्दी से एक बार एक फ्लो चार्ट से यहां पर समराइज करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। सबसे पहले ईयर पिन्ना, दे विल कलेक्ट द साउंड वेव्स। फिर फाइनली ये साउंड वेव्स कहां जाएंगी, हमारी ईयर कैनाल, और फिर ईयर कैनाल के टर्मिनल पार्ट पर ईयर ड्रम पर स्ट्राइक होंगी विच विल वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स। मैं आपको बता चुका हूं ईयर ड्रम इन वाइब्रेशंस को किसको ट्रांसमिट करेगा, दैट इज टू द ईयर ऑसिकल्स। हम पढ़ चुके हैं ईयर ऑसिकल्स विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। और देखिए बच्चों मेलियस से होते हुए, इनकस से होते हुए स्टेपिस और स्टेपिस से होते हुए फाइनली ये साउंड वेव्स हमारे ओवल विंडो से होते हुए कोक्लिया में एंटर होंगी। यहां पर हमने लिखा है वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द ओवल विंडो मेम्ब्रेन और वहां से होते हुए कोक्लिया के स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों ये वाइब्रेशन
हेलिकोट्रेमा से होते हुए बेसिलम मेम्ब्रेन को भी हिट कर सकते हैं, या फिर ये ऊपर से नीचे आकर रीजनर्स मेम्ब्रेन की तरफ से होते हुए एंडोलिम से होते हुए आपके ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तक पहुंच सकते हैं। यहां पर हमने रीजनर्स मेम्ब्रेन वाले को मेंशन किया, हमने लिखा है ये वाइब्रेशंस स्केलर मीडिया की रीजनल मेम्ब्रेन से होते हुए एंडोलिम से होते हुए कहां पहुंचेंगे? अप टू ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। मैं आपको बता चुका हूं फाइनली बेसिलर मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होगी तो उसकी वजह से बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एफरेंट नर्व फाइबर्स में नर्व इंपल्स जनरेट होगी। ऑडिटरी नर्व की कोक्लियर ब्रांच इन इंपल्सेस को कहां लेकर जाएगी? इन द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, और वहां पर उस साउंड का रिकॉग्निशन किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, दिस इज अबाउट द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द इंटरनल ईयर, दैट इज हियरिंग। चलिए बच्चों, अब हम अपने ईयर के प्राइमरी फंक्शन को यहां पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी बैलेंसिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोक्लियर एपरेटस, ऑन द अदर हैंड बॉडी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज वेस्टिबुलर एपरेटस। और फिर से बता रहा हूं बच्चों, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर। तो देखते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस में हम किन किन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। याद कीजिए बच्चों, एक होगा अट्रिकुलस, एक होगा सेकुलस, और अट्रिकुलस से अराइज होने वाली 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स को हम अपने वेस्टिबुलर एपरेटस में इंक्लूड करते हैं। यहां पर हमने लिखा है बच्चों, वेस्टिबुलर एपरेटस इज द सेंसरी पार्ट फॉर बैलेंसिंग। याद कीजिए, कोक्लिया इज द सेंसरी पार्ट फॉर हियरिंग, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस इज द सेंसरी पार्ट फॉर बैलेंसिंग। और देखिए बच्चों, इसमें हम 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं। 3 तो हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं, जिनको हम नॉर्मली सेमी सर्कुलर कैनाल भी कह सकते हैं। वैसे तो बच्चों एक्चुअली में सेमी सर्कुलर कैनाल तो बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है, जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो सेमी सर्कुलर डक्ट होंगी, पर आपके एग्जाम में कई बार डक्ट की जगह कैनाल वर्ड को भी यूज किया जा सकता है। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, वेस्टिबुलर एपरेटस में एक तो हम अपनी 3 सेमी सर्कुलर डक्ट को इंक्लूड करेंगे, एंटीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट एंड लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। और साथ ही साथ बच्चों हम एक अट्रिकुलस और एक सेकुलस की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें पढ़ना है द फंक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंसिंग परफॉर्म बाय द वेस्टिबुलर एपरेटस। पर उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं बच्चों, जो बॉडी बैलेंसिंग होती है, जो इक्विलिब्रियम होता है, वो भी 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इत्मीनान से सुनेंगे बच्चों, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वैसे तो बच्चों इस टॉपिक में आपको कितने पोर्शन को मेमोराइज करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले हम चाहते हैं ये टॉपिक हमें समझ में आए, तो आप कनेक्टेड रहेंगे। जो इक्विलिब्रियम का मैकेनिज्म होता है उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनिए बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, the equilibrium of the body, especially the head region in the static condition और resting condition। जैसे कि बच्चों अभी मान लेते हैं मैं आपके सामने बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में खड़ा हूं, तो क्या इस समय मेरी बॉडी बैलेंस में है? तो इस समय मेरी बॉडी जो बैलेंसिंग का मैकेनिज्म फॉलो कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों स्टैटिक एक्सीलरेशन या फिर स्टैटिक डी एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी लिफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो या फिर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, यानी कि आपके हेड का अगर स्टैटिक एक्सीलरेशन हो रहा है या फिर स्टैटिक डी एक्सीलरेशन हो रहा है, उस केस में भी आपकी बॉडी जो बैलेंसिंग का मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड डायनेमिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है बच्चों काइनेटिक को, यानी मूविंग, यानी कि द मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम followed by our body during a moving condition is related to dynamic equilibrium। बस इतना याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनल ईयर। इक्विलिब्रियम को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चों आपको इस टॉपिक को पहले समझना है, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, आपको इस वाले पार्ट को एज इट इज मेमोराइज भी करना है। हम उम्मीद करते हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले पार्ट को याद करने से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप इस तरह से जरूर याद रखें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अट्रिकुलस और सेकुलस, जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सीक्वेंस को बस इस तरह से याद रखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है अट्रिकुलस और सेकुलस में पाए जाने वाले मैकुला में पाए जाने वाले ऑटोलिथ। उसी तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेमी सर्कुलर डक्ट में पाए जाने वाले क्रिस्टा एम्पुलरिस में पाए जाने वाले क्यूपुला। देखिए बच्चों, ये मैक्यूला क्या है, ये क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या है, ऑटोलिथ क्या है, क्यूपुला क्या है, इस वाले पार्ट को अब हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं द मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इतना याद रखेंगे,
स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रिकुलस और सैकुलस। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यूट्रिकुलस और सैकुलस दोनों में ही एक एक प्रोजेक्टेड रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं मैकुला। एक बार फिर से सुनना बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रिकुलस एंड सैकुलस। यूट्रिकुलस और सैकुलस दोनों में ही एक एक प्रोजेक्टेड रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मैकुला। मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, मानकर चलें, मान लेते हैं ये हमारा यूट्रिकुलस है, मान लेते हैं ये हमारा सैकुलस है। जाहिर सी बात है बच्चों ये वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यूट्रिकुलस और सैकुलस दोनों के अंदर एक प्रोजेक्टेड रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक उभार लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को नाम दिया जाता है मैकुला। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये मैकुला बिल्कुल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की तरह हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स से मिलकर बनता है। मैं यहां पर रफ डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। इस मैकुला में कुछ इस तरह से हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है हेयर सेल होंगे तो उनसे हम हेयर के ओरिजिनेशन की बात करेंगे। याद कीजिए बच्चों, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में जो हेयर सेल होते हैं वहां से हम मॉडिफाइड माइक्रोविलाई ओनली स्टीरियोसीलिया की बात करते हैं, लेकिन मैकुला के जो हेयर सेल होंगे उनसे स्टीरियोसीलिया तो अराइज होते ही हैं, पर हर हेयर सेल के सेंटर में एक मूविंग सीलिया यानी काइनोसीलिया का अरेंजमेंट भी देखा जाता है। तो बस इतना याद रखेंगे, मैकुला में जो हेयर सेल्स हैं उन हेयर सेल पर हम स्टीरियोसीलिया साथ ही साथ काइनोसीलिया के अरेंजमेंट की बात करते हैं। फिर याद कीजिए बच्चों, वहां पर हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह से यहां पर हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल के ऊपर हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की बात करते हैं। मैं यहां पर रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। फिर देखिए, इसी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जिन्हें हम नाम देते हैं ऑटोलिथ या फिर ऑटोकोनिया, या फिर बच्चों उसको ईयर डस्ट भी कहा जाता है। बस इतना समझेंगे, वेस्टिबुलर एपरेटस इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिकुलस और सैकुलस में पाए जाने वाले, मैकुला में पाए जाने वाले हमारे ऑटोलिथ या फिर ऑटोकोनिया। तभी तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी यूट्रिकुलस और सैकुलस को एक नाम देती है, दैट इज ऑटोलिथिक ऑर्गन। इंटरनल ईयर के ये वो दो कंपोनेंट हैं यूट्रिकुलस और सैकुलस जिसमें हम ऑटोलिथ यानी ऑटोकोनिया की प्रेजेंस की बात करते हैं। इसलिए बच्चों यूट्रिकुलस और सैकुलस को आपकी एनसीईआरटी एक नाम से मेंशन करती है, दैट इज ऑटोलिथिक ऑर्गन। अब मैं आपको समझा देता हूं आखिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम किस तरह से अचीव करते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये हेड वाला पार्ट है, बिल्कुल अभी स्टैटिक पोजीशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है। आप देख सकते हैं यहां पर मैं एक प्रोजेक्टेड रिज की बात कर रहे हैं, मैकुला। मैकुला में हम हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल की बात कर रहे हैं, यहां पर हम स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था यहां पर हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे, उस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन में हम ऑटोलिथ्स की बात कर रहे हैं, ऑटोकोनिया द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद होता है स्टैटिक पोजीशन में या फिर स्टैटिक एक्सेलरेशन या फिर स्टैटिक डी एक्सेलरेशन के दौरान बॉडी के इक्विलिब्रियम, स्पेशली हेड के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। तो हो सकता है बच्चों, मान लेते हैं कोई स्टैटिक एक्सेलरेशन हुआ, जैसे कि मान लेते हैं द बेंडिंग ऑफ हेड, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए क्या होगा बच्चों, अगर हेड को बेंड किया जाएगा फॉरवर्ड तो जाहिर सी बात है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो हमारा ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट है ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आगे की तरफ मूव होगा। तो ऑटोलिथ यहां पर मूव होंगे और उन ऑटोलिथ की वजह से यहां पर स्टीरियोसीलिया की बेंडिंग देखी जाएगी। और देखिए बच्चों, जैसे ही स्टीरियोसीलिया की बेंडिंग होगी तो इन हेयर सेल से अटैच जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें इंपल्स जनरेट हो जाती है, और इस बार बच्चों ये ऑडिटरी नर्व की वेस्टिबुलर ब्रांच का फॉर्मेशन करेंगे और फिर ये मैसेज कहां लेकर चले जाएंगे, इन द सेरिबेलम। और ये सेरिबेलम फिर प्राइमरी मोटर एरिया की मदद से हमारी बॉडी में बैलेंसिंग को रेगुलेट करवाएगा। तो देखा हमने बच्चों, यहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रिकुलस और सैकुलस में पाए जाने वाला एक प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मैकुला। मैकुला पर हम ऑटोलिथ की बात करते हैं जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मूव होते हैं, और फाइनली यहां पर वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व की मदद से सेरिबेलम तक मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि बैलेंसिंग को रेगुलेट किया जा सके। सो दिस इज द सेंसरी फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर फॉर मेंटेनिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलिए बच्चों, अब यहां पर हम स्टडी करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको कंक्लूसिव स्टेटमेंट पहले बताया था बच्चों,
स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रिकुलस और सेकुलस। उसी तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए वेस्टिबुलर एपेरेटस का जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेमी सर्कुलर डक्ट। इन जनरल उसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने यहां पर वेस्टिबुलर एपेरेटस का एक सेमी सर्कुलर डक्ट रिप्रेजेंट किया है। और याद कीजिए बच्चों, हर सेमी सर्कुलर डक्ट का जो एक एंड होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है, जिसे हम नाम देते हैं एम्पुला। अब याद कीजिए बच्चों, जिस तरह से यूट्रिकुलस और सेकुलस के अंदर एक प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर था यानी मैकुला, उसी तरह से सेमी सर्कुलर डक्ट के एम्पुला वाले पार्ट में भी एक प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम नाम देते हैं क्रिस्टा। क्या नाम देते हैं बच्चों? क्रिस्टा। अब चूंकि ये क्रिस्टा एम्पुला वाले पार्ट में है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्रिस्टा एम्पुलरिस। अब याद कीजिए बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिकुलस और सेकुलस में पाए जाने वाला मैकुला। उसी तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेमी सर्कुलर डक्ट के एम्पुला वाले पार्ट में पाए जाने वाला क्रिस्टा एम्पुलरिस। मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, इस क्रिस्टा एम्पुलरिस को अलग से आपको जूम कर यहां पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल मैकुला के स्ट्रक्चर जैसा होगा। देखिए बच्चों, यहां पर भी हम हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल की बात करें, जाहिर सी बात है यहां पर भी हर हेयर सेल के बेस पर एक सेंसरी नर्व फाइबर जुड़ा हुआ है, जो कि आगे चलकर हमारी ऑडिटरी नर्व की वेस्टिबुलर ब्रांच बनाएगा। और ये भी सेंसरी इंपल्सेस को कहां लेकर जाएगा? सेरिबेलम पर। क्योंकि चाहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो चाहे डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो, उसको मेंटेन करवाने का काम कौन करेगा? दैट इज सेरिबेलम। देखिए बच्चों, जब मैकुला का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, हर हेयर सेल पर स्टीरियोसीलिया के साथ काइनोसीलियम की बात की थी, तो यहां पर भी हर हेयर सेल पर हम स्टीरियोसीलिया के साथ यहां पर एक मूविंग काइनोसीलिया की बात कर सकते हैं। याद कीजिए बच्चों, मैकुला में हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यहां पर हम हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल के ऊपर एक जिलेटिनस मटेरियल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और इसे नाम दिया जाता है क्यूपुला। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? क्यूपुला। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट जरूर सुने। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यूट्रिकुलस और सेकुलस में पाए जाने वाले मैकुला में सिचुएटेड ऑटोलिथ। उसी तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेमी सर्कुलर डक्ट के एम्पुला वाले पार्ट में पाए जाने वाले क्रिस्टा एम्पुलरिस में सिचुएटेड एक जिलेटिनस सब्सटेंस दैट इज क्यूपुला। अब आप लॉजिक को समझिए बच्चों, मैंने कहा दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारी बॉडी का वो इक्विलिब्रियम जो कि मूविंग कंडीशन के दौरान मेंटेन होता है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जब आप मूव कर रहे होंगे तो हमारा हेड वाला पार्ट भी मूव करेगा। जब हेड वाला पार्ट कंटिन्यूसली मूव करेगा तो ईयर वाला पार्ट भी कंटिन्यूसली मूव करेगा, और जब ईयर में कंटिन्यूस मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से ये जिलेटिनस मटेरियल क्यूपुला कंटिन्यूसली मूव करेगा, और इसके मूवमेंट की वजह से स्टीरियोसीलिया बेंड होंगे, और स्टीरियोसीलिया बैंड होंगे तो इन हेयर सेल से एसोसिएटेड सेंसरी नर्व फाइबर्स में इंपल्स जनरेट होगी, और इस इंपल्स को वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व की मदद से कहां पहुंचाया जाएगा? टू द सेरिबेलम, और फिर सेरिबेलम प्राइमरी मोटर एरिया की मदद से एप्रोप्रिएट सिग्नल्स को भेजकर मूविंग कंडीशन के दौरान बॉडी बैलेंस को मेंटेन करेगा। तो यहां पर हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, इसको तो हमने समझा, पर मैं चाहूंगा जो पहले मैंने आपको कंक्लूसिव एक बॉक्स समझाया था उसे आप जरूर याद रखें। आपके क्वेश्चन उम्मीद है उसी बॉक्स से सॉल्व हो जाने चाहिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिकुलस और सेकुलस में पाए जाने वाले मैकुला में पाए जाने वाले ऑटोलिथ ऑटोकोनिया कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेमी सर्कुलर डक्ट के एम्पुला वाले पार्ट में पाए जाने वाले क्रिस्टा एम्पुलरिस में एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज क्यूपुला। इसी के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट होता है, दैट इज ह्यूमन ईयर।